बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक को पढ़ रहे थे। सेप्टिक शॉक को इनिशिएट करवाना है तो आपको कोई ना कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन चाहिए। वो बैक्टीरिया का हो सकता है, वो फंजाई का हो सकता है। बैक्टीरिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, और फंजाई भी जैसे आपको पता है सिस्टेमिक माइकोसिस वाले जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी वजह से सेप्टिक शॉक ज़्यादा ट्रिगर होता है। सेप्टिक शॉक को ट्रिगर करवाना तो सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव, फिर इसके बाद ग्राम नेगेटिव, फिर इसके बाद सिस्टेमिक माइकोसिस वाले फंजाई जाते होते हैं। और जब हमने सेप्टिक शॉक की पैथोजेनेसिस की बात करनी है तो हमने इसको इस फ्लो चार्ट से समझना है। ठीक हो गया कि जो सेप्टिक शॉक है इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है। अब होता ये है कि जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, इस ये वाला जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट होती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा तो वो माइक्रोब चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, चाहे वो सिस्टेमिक माइकोसिस फंजाई हो, उसने कुछ ना कुछ ग्राम माइक्रोबियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है। अब जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट होती है वो हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम के सेल के लिए PAMP का काम करनी है, क्योंकि अडाप्टिव इम्यून सिस्टम ने सेंस करना होता है एंटीजन को, लेकिन जो एक कॉमन मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होता है जो तमाम पैथोजन में शेयर्ड होता है तो उसको बोलते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इसको सेंस करना है इन्नेट इम्यून सिस्टम ने, तो पैम्प होता है। इसी पैम्प की वजह से आपको इन्फ्लेमेटरी सेल की एक्टिवेशन देखने को मिलेगी। इसी पैम्प की वजह से माइक्रोबियल प्रोडक्ट की वजह से आपको एंडोथेलियल सेल की एक्टिवेशन या इंजरी देखने को मिलेगी। इसी की वजह से कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन देखने को मिलेगी। इसी की वजह से आपको कोआगुलेशन फैक्टर की आपको कैस्केड वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। ये सब एक्टिवेट होते हैं किससे? माइक्रोबियल प्रोडक्ट से। और एक्टिवेशन होने के बाद ये इन्फ्लेमेटरी और काउंटर इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म दोनों को एक्टिवेट कर देते हैं। अभी किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सेप्टिक शॉक की पैथोफिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है इन्फ्लेमेटरी एंड काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। नंबर 2 होता है एंडोथेलियल एक्टिवेशन एंड इंजरी। नंबर 3 होता है इंडक्शन ऑफ प्रोकोगुलेंट स्टेट। नंबर 4 ऑर्गन डिसफंक्शन। ठीक हो गया। अब पहला जो फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है इन्फ्लेमेटरी एंड काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। कि आपको दोनों दो टाइप के रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, एक इन्फ्लेमेशन को प्रोमोट करेंगे, एक इन्फ्लेमेशन को रेजिस्ट करेंगे। तो देख लेते हैं। सेप्सिस हुआ, सबसे पहले इन्फेक्शन का सामना हुआ, इन्फेक्शन का एक्सपोजर हुआ तो उसने कुछ ना कुछ माइक्रोबियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है। उसकी वजह से होगा क्या? सबसे पहले काम क्या होगा? जो माइक्रोबियल कंपोनेंट्स थे उनके सेल वाल, फंजाई का सेल वाल काइटिन, बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकान, अब वो वाले हमारे इम्यून सिस्टम के सेल को, चाहे वो इन्नेट, लेकिन स्पेसिफिक बात करते हैं इन्नेट की, उनके रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। और जब भी हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शियस माइक्रोब आता है तो फिर इन्फ्लेमेशन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। होगा क्या इसके बाद कि जो इनिशिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन है, जो इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करते होते हैं, तो वो असल में क्या होते हैं? टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। क्योंकि टोल लाइक रिसेप्टर ने क्या करना है? माइक्रोबियल प्रोडक्ट को सेंस करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है जिसने इन्फ्लेमेशन को क्या करना है? इन्फ्लेमेशन को और प्रेसिपिटेट करना है। तो कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? पहला है टोल लाइक रिसेप्टर। टोल लाइक रिसेप्टर मैक्रोफेजेस के ऊपर पड़े हुए होते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम के, जिसने पैथोजन के ऊपर पैम्प और डैम्प इसको सेंस करना है। इसके अलावा कुछ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स भी होते हैं। अगर आप ये वाला डायग्राम देखो तो इसमें आपको सारा समझ आ जाएगा कि कौन कौन से फैगोसिटिक रिसेप्टर्स होते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, फैगोसिटिक रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, साइटोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं। ये सारे रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जिसने माइक्रोबियल प्रोडक्ट को सेंस करना है। ठीक है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट को सेंस करना होता है। ठीक हो गया। या डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को सेंस करना है। इसके साथ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं जिन्होंने बैक्टीरियल पेप्टाइड को सेंस करना है। इसके अलावा सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक डैक्टिन होते हैं। बस इन रिसेप्टर की एक्टिवेशन चाहिए बैक्टीरियल सेल वाल प्रोडक्ट से। तो जब भी इनकी एक्टिवेशन होगी तो फिर ऐसे जीन की एक्सप्रेशन होती है जिसने इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करना है। और वो कौन सा जीन है? वो है न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बीटा। ठीक है, ठीक हो गया। तो असल में होता ये है कि जो न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बीटा इसकी एक्टिवेशन हो जाती है, और जब इसकी एक्टिवेशन हो जाती है तो फिर न्यूक्लियस में जाने के बाद ऐसे जीन को प्रमोट करता है, ऐसे जीन की एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है जो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। तो वो कौन कौन से मीडिएटर्स होते हैं जिन्होंने न्यूक्लियर कैपा बीटा को एक्टिवेट और इसको एक्सप्रेस करवाना है? तो वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, 12, 18, इंटरफेरॉन गामा, और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जिसमें हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स 1 प्रोटीन HMG, इन सब ने न्यूक्लियर कैपा फैक्टर बीटा को एक्टिवेट कर देना होता है।
तो पहली चीज़ क्या ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बीटा। दूसरी चीज़ कुछ हमारी एक्यूट फेस प्रोटीन्स होती हैं, प्रोकैल्सिटोनिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इनका लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर मैक्रोफेज एक्टिवेट हो रही है तो मैक्रोफेज ने आरओएस प्रोड्यूस करना शुरू कर देना है, दूसरे सेल ने प्रोस्टाग्लैंडिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये हम यहाँ से देख लेते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं मास्ट सेल से और डब्ल्यूबीसी से प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है ये भी मास्ट सेल और ल्यूकोसाइट से प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ से देखो कि यहाँ से माइक्रोबियल प्रोडक्ट थी, पैम्प था और डैम्प था, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है जिन्होंने टोल लाइक रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। तो मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल की एक्टिवेशन हुई तो फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12 और क्या नजर आ रहा है, इंटरल्यूकिन 18, इंटरफेरॉन गामा, इतनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इन्होंने करना क्या है, इन्होंने करना क्या है कि इन्होंने आगे इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करना होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर देना होता है। एक तरफ से आप देखो कि यहाँ से प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी प्रोड्यूस हो रही है, एनओ भी प्रोड्यूस हो रहा है मैक्रोफेजेस से। ठीक हो गया, मैक्रोफेजेस से एनओ भी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके। अब होगा क्या इसके बाद, अब होगा क्या कि जो रिएक्टिव ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है तो इन्होंने असल काम करना शुरू कर देना है। एक तरफ तो ये करना है कि इन्होंने एंडोथीलियल सेल की एडिशन को बढ़ा देना है। अगर आप यहाँ से देखो कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 1 है, HMG से क्या मुराद हुआ, HMG का क्या मतलब होता है, हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स 1 प्रोटीन। इसने एंडोथीलियल सेल के ऊपर इसकी एडिशन को बढ़ा देना, जिसकी वजह से मजीद इन्फ्लेमेटरी सेल आते रहेंगे और फिर एंडोथीलियल एक्टिवेशन की वजह से, साइटोकाइंस की वजह से, कौन कौन से साइटोकाइन आते हैं, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, 6, 8, NO, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ROS। इन्होंने वेजोडाइलेशन करवा देनी है, परमिएबिलिटी करवा देनी है, परफियन को डिक्रीज कर देना, टिश्यू की तरफ हाइपोपरफियन करवा देनी है, वेजोडाइलेशन करवा देनी है। और दूसरी तरफ जो साइटोकाइंस होते हैं इन्होंने सिस्टेमिक इफेक्ट भी करवा देना है, जैसे आप कह सकते हो कि फीवर होता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज़ कम हो जाती है। उसके साथ साथ इंटरल्यूकिन 10, एपोप्टोसिस और सॉल्युबल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ तक तो कहानी आपने समझ ली। ठीक हो गया। ओके। कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैस्केड भी एक्टिवेट हो जाता है माइक्रोबियल कंपोनेंट से, या तो डायरेक्ट माइक्रोबियल कंपोनेंट से, क्लासिकल पाथवे से, या प्लाज्मिन की प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की वजह से एनाफ्लाटॉक्सिन की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। एनाफ्लाटॉक्सिन C3A C5 ये नज़र आपको नजर आ होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये नज़र आ रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन C3A C5 एनाफ्लाटॉक्सिन है जो मजीद इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ जो माइक्रोबियल कंपोनेंट्स होते हैं इन्होंने फैक्टर 12 को डायरेक्टली एक्टिवेट कर देना है और इनडायरेक्टली भी एक्टिवेट कर सकती है। कि डायरेक्टली कैसे कर लिया, इन्होंने फैक्टर 12 के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर दिया, या इनडायरेक्टली इन्होंने एंडोथीलियल सेल को एक्टिवेट या इंजर्ड करके फैक्टर 12 को एक्टिवेट करवा दिया। जब फैक्टर 12 हो जाएगा, ठीक है, तो फैक्टर 12 ने क्या करानी है, टिश्यू फैक्टर, ठीक है, टिश्यू फैक्टर पाथवे की एक्सप्रेशन बढ़ रही है, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर थ्रोम्बोमार्डिलिन प्रोटीन सी। इन शॉर्ट एंटी कोगुलेंट मैकेनिज्म कम हो रही है, प्रो कोगुलेंट मैकेनिज्म ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आपको पूरी सिस्टमिक लेवल के ऊपर डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन देखने को मिलेगी। जब थ्रोम्बोसिस हो जाएगी तो फिर टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो कम से कम होगा। जब टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो कम से कम होगा तो टिश्यू का स्कीमिया हो जाएगा। जब टिश्यू का स्कीमिया हो जाएगा तो आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ आपको एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है कि थायराइड एड्रीनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन कहाँ पे डालेगा जब ब्लड फ्लो ही नहीं आएगा। ठीक हो गया। ओके। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपने इस तरह का फ्लो चार्ट को अच्छे तरीके से करना है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। ठीक हो गया। अब जो हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेट है जो इनिशिएट हुई थी सेप्सिस की वजह से, इस सेप्सिस की वजह से आपको काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। यानी जो आपका सेप्टिक पेशेंट है, सेप्टिक पेशेंट कभी हाइपर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में जाएगा, फिर वो जाएगा काउंटर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन में जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका मैकेनिज्म होता है क्या, इसका मैकेनिज्म ये होता है कि हमारे जो प्रो इन्फ्लेमेटरी TH1 हेल्पर सेल 1 वाले वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और हेल्पर 2 वाले इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ठीक हो गया। तो इनका स्विच आपको देखने को मिल सकता है, या कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी होते हैं, जिस तरह ये वाला ST आना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इंटरल्यूकिन 1 का एंटागोनिस्ट है, इंटरल्यूकिन 10 है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ल्यूकोसाइट की एपोप्टोसिस करवाने वाला, इन सब ने इम्यूनो सप्रेशन करवा देनी है। तो फिर जो सेप्टिक पेशेंट के अंदर कभी आपको इन्फ्लेमेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, कभी इन्फ्लेमेशन कम देखने को मिलती है, इम्यूनो सप्रेशन देखने को मिलती है। ठीक हो गया। तो पहला तो आपने पढ़ लिया कि इन्फ्लेमेटरी एंड काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसके बाद देख लेते हैं हम
एंडोथेलियल एक्टिवेशन एंड इंजरी, ठीक हो गया। अब एंडोथेलियल इंजरी या एक्टिवेशन, ठीक है, पहले एक्टिवेशन और फिर इंजरी भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2 एरो जा रही होगी, 3 एरो आ रही होगी एंडोथेलियल सेल के ऊपर। पहला एरो आ रहा होगा C3a का, कॉम्प्लीमेंट का, और दूसरा एरो आ रहा होगा माइक्रोबियल प्रोडक्ट का, डायरेक्ट एक्टिवेट करेगा, और तीसरा साइटोकाइंस का, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक हो गया। इसकी वजह से एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और वह ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जो आगे वेजोडाइलेशन करवाना शुरू कर देती है, वैस्कुलर लीकेज करवा देती है, टिश्यू में एडीमा करवा देती है। जब एडीमा हो जाएगा तो जो बैरियर होता है डिफ्यूजन का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट की डिलीवरी कम से कम होगी, हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलेगी। और जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं, इन्होंने एंडोथेलियल टाइट जंक्शन को लूज़ कर देना है, जिसकी वजह से वेसल्स लीकी हो जाएगी। फाइनली आपको प्रोटीन रिच फ्लूइड देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन रिच फ्लूइड। और जो एंडोथेलियम सेल एक्टिवेट हो जाए तो वो NO की अपरेगुलेशन को बढ़ा देती है। इसके साथ C3a को, C5a को, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जो हमारा सिस्टमिक लेवल के ऊपर हाइपोटेंशन करवा देता है, ठीक हो गया। इसके साथ एक और चीज़ भी आपको देखने को मिलती है, वो क्या होती है कि जो हमारा माइक्रो सर्कुलेशन है वो डिसफंक्शन हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब जब वेजोडाइलेशन होगी तो फिर कैपिलरी की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। किसी जगह के ऊपर ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमें वहाँ पे ज़रूरत थी भी नहीं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा हो गया तो हमने नॉर्मल टिश्यू के हक को खा लिया, ठीक हो गया। और जो नॉर्मल ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है फ्लूइड को मेंटेन करने वाला, वो ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से होगा क्या, कुछ ऐसे टिश्यू जिनकी तरफ ब्लड फ्लो कम से कम होगा तो वो हाइपोक्सिया की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे, और कुछ के पास ज़्यादा ब्लड फ्लो आ जाएगा, कंजेशन, लेकिन वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ क्या होगी, एंडोथेलियल एक्टिवेशन होगी। तीसरी है इंडक्शन ऑफ प्रोकोगुलेंट स्टेट। प्रोकोगुलेंट स्टेट, आपने एंटीकोगुलेंट को कम करके प्रोकोगुलेंट को बढ़ा के कोगुलेशन कैस्केड को बढ़ा देना, ठीक हो गया। अब होता क्या है, सेप्सिस करती क्या है, सेप्सिस एंटीकोगुलेंट को कम करके प्रोकोगुलेंट को बढ़ा के कोगुलेशन को बढ़ा देती है। किस तरह से, कुछ साइटोकाइंस ऐसे होते हैं जिन्होंने टिश्यू फैक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ा देना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या करना है, और कुछ हमारे एंटीकोगुलेंट को कम से कम करवा देना है, जिसमें आते हैं टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, थ्रोम्बोमार्डिलिन और प्रोटीन सी। ये क्यों आ रहे हैं, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि कुछ हमारे न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप भी होते हैं। वो करते क्या, हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सिस्टम को एक्टिवेट करके हमारी प्रोकोगुलेंट स्टेट को मज़ीद बढ़ा देते हैं। इन शॉर्ट किसी भी तरह से आपने प्रोकोगुलेंट स्टेट को बढ़ा देना है, ठीक हो गया, ओके। तो आपने होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से प्रोकोगुलेंट स्टेट की वजह से आपको सिस्टेमिक लेवल के ऊपर कोagulation देखने को मिलेगी, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation हो जाएगी। लेकिन इसका एक पैराडॉक्सिकल बिहेवियर भी है, जब डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation हो जाएगी तो उसमें आपके सारे के सारे प्लेटलेट, सारे के सारे कोagulation फैक्टर यूज़ हो जाएंगे। तो जो रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट और कोagulation फैक्टर्स हो जाएगा। कोagulation फैक्टर्स और प्लेटलेट की रिलेटिव डेफिशिएंसी होने की वजह से आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकती है, हैमरेज वगैरह भी देखने को मिल सकता है। अब लास्ट रह गया है मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज़, यहाँ पे लिखा हुआ होगा मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज़, ठीक है, कि मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, कि कुछ साइटोकाइंस ऐसे होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है, इंटरल्यूकिन 1 होता है, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ख़राब कर देते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, सारे के सारे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देते हैं। इसी के साथ साथ जो साइटोकाइंस होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंसुलिन के सिक्रेशन को भी कम से कम कर देते हैं। इन शॉर्ट इसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाएगी, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाएगी तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो फिर जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के पास एनर्जी वाला मैकेनिज्म नहीं होगा। अगर आप यहाँ से देखो कि NADPH ऑक्सीडेज वाला मैकेनिज्म चलता था, ROS वाला मैकेनिज्म चलता था, तो वो इसी एनर्जी के ऊपर तो डिपेंडेंट था। लेकिन अगर एनर्जी वाले मैकेनिज्म ख़राब हो गए तो फिर न्यूट्रोफिल के पास बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी कम से कम हो जाएगी, ठीक है, बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी कम से कम हो जाएगी, ठीक है। और बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी कम से कम हो जाएगी तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल उसको ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है, ओवरकम नहीं कर सकते। अब कहते हैं कि इनिशियली होता क्या है, सेप्सिस के बाद इनिशियली स्ट्रेस बढ़ गया तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसके बाद फाइनली एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड की प्रोडक्शन कम से कम हो जाएगी, ठीक हो गया। ये किस वजह से, क्योंकि एनर्जी का मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो गया। और ये भी है कि जब डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation होती है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को ब्लड फ्लो कम से कम मिलेगा, तो हाइपोक्सिया की वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी। और इस टाइप की नेक्रोसिस को बोलते हैं हम वाटर हाउस फ्रेडरिशियन
सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, वाटर हाउस फ्लड्रेशन सिंड्रोम, ये आपने स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर भी पढ़ा होगा। फाइनली सेलुलर हाइपोक्सिया की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के ना होने की वजह से लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के जरिए लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। अब सिस्टेमिक लेवल के ऊपर आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, एडीमा है, माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन हो गया है, स्मॉल वेसल में थ्रोम्बोसिस हो गया, इसकी वजह से टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो कम से कम होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया की वजह से नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। और कहते हैं कि जो साइटोकाइंस होते हैं मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम से कम कर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी तो फाइनली हार्ट की कार्डिक आउटपुट भी कम से कम हो जाएगी, वेस्कुलर परमिएबिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है, एंडोथेलियल इंजरी की वजह से आपको एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फाइनली इसकी वजह से आपको मल्टीपल क्रिटिकल ऑर्गन जिस तरह लीवर का फेल्योर देखने को मिल सकता है, किडनी का फेल्योर, लंग्स का फेल्योर, हार्ट का फेल्योर, इसकी वजह से फाइनली उस बंदे की डेथ हो जाएगी। एक स्पेशलाइज्ड फिनोमिना को देख लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिनको बोलते हैं सुपर एंटीजन, वो बिल्कुल वैसा ही सिंड्रोम काज़ करवाते हैं जो सेप्टिक शॉक जैसा होता है, बस यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स होती है उनको सुपर एंटीजन कहते हैं। सुपर एंटीजन असल में होते क्या है, पॉलीक्लोनल लिम्फोसाइट एक्टिवेटर है, पॉलीक्लोनल मल्टीपल कॉलोनी को एक्टिवेट करने वाले टी लिम्फोसाइट की। जब टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा लेवल का साइटोकाइन देखने को मिलेगा और इसी की वजह से आपको सेप्टिक शॉक जैसी मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल वेज़ोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, शॉक एंड डेथ। ठीक हो गया। तो ये था पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।